इतिहास रोचक ही नहीं, प्रेरणादायक भी होता है। आज एक ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हूँ। पुरुष योद्धाओं की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन किसी महिला योद्धा की कहानी किंचित ही सुनने को मिला होगा। आइए आज विश्व की एक महान वीरांगना की कहानी सुनाता हूँ, जिसने अपने गुस्से को तलवार बनाया, अपने आंसुओं को हथियार बनाया और धरती के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह कहानी उस जमाने की है जब हवाएं युद्ध के नगाड़ों, तलवारों की खनक और वीरों की गाथाओं को गुनगुनाती थीं। उस दौर में ब्रिटेन की हरी भरी वादियों, घने जंगलों और बहती नदियों के बीच एक ऐसी रानी पैदा हुई जिसका नाम साहस, विद्रोह और आज़ादी का पर्याय बन गया। उसका नाम था बौडिका, इकेनी जनजाति की रानी, जिसने रोमन साम्राज्य जैसे विशालकाय दुश्मन को ललकारा और इतिहास के पन्नों पर अपनी कहानी सुनहरे अक्षरों में लिख दी। कहानी शुरू होती है करीब 30 ईस्वी के आसपास, जब आज का पूर्वी इंग्लैंड इकेनी जनजाति का घर था। बौडिका का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ। उस वक्त ब्रिटेन में छोटी छोटी जनजातियां बसी थीं, जो अपनी आज़ादी, अपनी परंपराओं और अपने प्रकृति देवता को दिल से पूजती थीं। इकेनी लोग खेती करते थे, घोड़ों की नस्लें पालते थे और अपने रथों के लिए मशहूर थे। उनकी संस्कृति में औरतों को भी सम्मान मिलता था। वे न सिर्फ घर संभालती थीं, बल्कि युद्ध और शासन में भी हिस्सा लेती थीं। बौडिका का बचपन शायद इन्हीं परंपराओं में बीता। कल्पना करिए, एक नन्ही सी लड़की जंगलों में दौड़ती, नदियों के किनारे खेलती और रात में तारों के नीचे अपनी माँ से उन कहानियों को सुनती जो साहस और स्वतंत्रता की बात करती थी। माना जाता है उसे छोटी उम्र में ही तलवार चलाना, तीरंदाजी, घुड़सवारी और जनजातीय रणनीतियाँ सिखाई गईं। कुछ इतिहासकारों का मानना है बौडिका को द्रुइद पुजारियों ने भी शिक्षित किया, जो सेल्टिक संस्कृति के आध्यात्मिक और बौद्धिक नेता थे। द्रुइद उसे प्रकृति की शक्तियों, युद्ध की कला और नेतृत्व के गुण सिखाते थे। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक ऐसी आग जो शांत रहकर भी सुलगती थी। युवावस्था में बौडिका की शादी हुई प्रसेंटागस से, जो इकेनी जनजाति का सरदार था। प्रसेंटागस एक समझदार और शांति प्रिय इंसान था, जो अपनी जनजाति को एकजुट रखना चाहता था। बौडिका और प्रसेंटागस का जीवन सुखी था। उनकी 2 बेटियां थीं, जिन्हें बौडिका अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन वो सिर्फ एक माँ या पत्नी नहीं थी, वो अपनी जनजाति की हर बात में हिस्सा लेती थी। चाहे वो गांव के मेले हों, बाजार की रौनक हो या युद्ध की तैयारियां। लोग कहते थे बौडिका की आवाज़ में जादू है, जो सुनने वालों को बांध लेता है। उसकी लंबी लाल बालों वाली छवि, गहरी आंखें लोगों के मन में एक योद्धा और रानी की तस्वीर बनाती। उस वक्त ब्रिटेन की धरती पर एक नई ताकत ने कदम रखा था, रोमन साम्राज्य। 43 ईस्वी में रोमनों ने ब्रिटेन पर हमला किया और धीरे धीरे कई जनजातियों को अपने अधीन कर लिया। रोमन अपनी सड़कों, किलों और सैन्य ताकत के लिए मशहूर थे। उनकी सेना अनुशासित थी और उनके पास लोहे के हथियार और युद्ध के मशीनें थीं। इकेनी जनजाति ने शुरू में रोमनों से दोस्ती की। प्रसेंटागस का मानना था कि युद्ध से बेहतर है शांति। रोमनों ने इकेनियों को मित्र जनजाति का दर्जा दिया, जिसका मतलब था कि वो अपनी आज़ादी रख सकते थे, लेकिन उन्हें रोम को भारी कर देना पड़ता था और उनकी कुछ जमीनें रोमनों को देनी पड़ती थी। ये दोस्ती सिर्फ कागजों तक थी। रोमनों का लालच और क्रूरता जल्दी ही सामने आने वाली थी। प्रसेंटागस की मृत्यु हो गई, शायद 60 ईस्वी के आसपास। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि उसकी आधी संपत्ति उसकी बेटियों और बौडिका को मिलेगी और आधी रोमन सम्राट नीरो को। उसका इरादा था कि इससे रोमन इकेनियों को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन रोमनों ने वसीयत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उन्होंने इकेनी जनजाति की ज़मीनें छीन ली, उनके लोगों को गुलाम बनाया और उनके सम्मान को तार तार कर दिया। रोमनों ने
इकेनियों से भारी कर्ज भी मांगा जो प्रेंटागस ने कभी लिया ही नहीं था। ये सब इसलिए क्योंकि रोमन चाहते थे कि इकेनी पूरी तरह उनके सामने झुक जाएं। रोमनों ने बौडिका और उसकी बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार किया जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। उन्होंने बौडिका को सार्वजनिक रूप से कोड़ों से पीटा। उसकी 2 मासूम बेटियों, जो शायद किशोरावस्था में थीं, के साथ घोर अपमान और अत्याचार किया गया। इकेनी जनजाति के कुलीनों को गुलाम बनाकर उनकी जमीनें और संपत्ति हड़प ली गई। उनके पवित्र मंदिरों, जहां वे अपनी देवी एंड्रास्टे की पूजा करते थे, को अपवित्र किया गया। रोमनों का मकसद था इकेनियों को पूरी तरह कुचल देना ताकि वो कभी सिर न उठा सकें। लेकिन बौडिका कोई साधारण औरत नहीं थी। जहां कोई और टूट जाता, वहां बौडिका के दिल में बदले की आग भड़क उठी। उसने अपने आंसुओं को हथियार बनाया और ठान लिया कि वो रोमनों को उनकी क्रूरता की सजा देगी। उसने अपनी जनजाति के लोगों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज़ में वो ताकत थी जो पत्थर को भी पिघला दे। उसने कहा, रोमन हमें कमज़ोर समझते हैं, लेकिन हम अपनी धरती, अपनी आज़ादी और अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसने अपनी देवी एंड्रास्टे को प्रार्थना की और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। बौडिका ने न सिर्फ इकेनियों को बल्कि आसपास की दूसरी जनजातियों को भी एकजुट किया, जैसे कि ट्रिनोवेंट्स। ये जनजातियां भी रोमनों की ज्यादतियों से तंग आ चुकी थीं। ट्रिनोवेंट्स को खास तौर पर कैमिलोडुनम में बसे रोमन मंदिर से गुस्सा था, क्योंकि उस मंदिर के लिए उनकी जमीनें छीनी गईं। उन्हें भारी कर देना पड़ता था। बौडिका की सेना में पुरुष, औरतें और यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल हो गए। कहते हैं उसकी सेना में करीब 1 लाख लोग थे। ये लोग ज़्यादातर साधारण किसान और गांव वाले थे, जिनके पास न तो रोमनों जैसे लोहे के हथियार थे, न ही उनकी तरफ प्रशिक्षण। लेकिन उनके पास था बौडिका का नेतृत्व, उनकी आज़ादी की प्यास और उनकी मिट्टी से प्यार। बौडिका अपने युद्ध रथ पर सवार हुई। उसके लंबे लाल बाल हवा में लहराते थे और उसकी आंखों में बदले की ज्वाला साफ दिखती थी। उसने कांस्य का कवच पहना था और उसके हाथ में एक भाला था। उसके रथ के पीछे उसकी बेटियां भी थीं, जो अपनी मां के साहस का प्रतीक थीं। उसने अपने सैनिकों से कहा, हम गुलामी की जिंदगी नहीं जिएंगे। हम अपनी मिट्टी की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी बातें सुनकर सैनिकों का खून खौल उठा। वो तैयार थे रोमनों को सबक सिखाने के लिए। बौडिका की सेना ने पहला हमला बोला कैमिलोडुनम पर, जो आज का कोलचेस्टर है। ये रोमनों का एक बड़ा कस्बा था, जहां उन्होंने सम्राट क्लाडियस का एक भव्य मंदिर बनवाया था। ये मंदिर इकेनियों और ट्रिनोवेंट्स के लिए अपमान का प्रतीक था, क्योंकि इसे बनाने के लिए उनकी जमीनें छीनी गई थीं। कैमिलोडुनम में ज़्यादा रोमन सैनिक भी नहीं थे, क्योंकि रोमनों को भरोसा था कि कोई जनजाति उनकी ताकत के सामने नहीं टिक सकती। बौडिका की सेना ने तूफान की तरह हमला किया। उनके नगाड़ों की आवाज़ और युद्ध के नारे हवा में गूंज रहे थे। रोमन सैनिक तैयार नहीं थे। बौडिका की सेना ने कैमिलोडुनम को तहस नहस कर दिया। मंदिर को ढहा दिया गया। रोमन सैनिकों और उनके समर्थकों को मार डाला गया और पूरे कस्बे को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ रोमनों ने मंदिर में शरण ली, लेकिन बौडिका की सेना ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ये जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये इकेनियों और दूसरी जनजातियों के लिए उम्मीद की किरण थी। बौडिका का नाम अब हर गांव, हर जंगल में गूंजने लगा। लोग उसे अपनी मुक्तिदाता मानने लगे। बौडिका की सेना रुकी नहीं। उसका अगला निशाना था लोंडिनियम, जो आज का लंदन है। उस वक्त लोंडिनियम रोमनों का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां जहाज़ों से माल आता जाता था। रोमन गवर्नर गायस सुटोनियस पॉलिनस उस समय वेल्स में मोना द्वीप, जो आज का एंगलसी है, पर द्रुइद पुजारियों के खिलाफ लड़ रहा था। उसने लोंडिनियम की रक्षा करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सेना बौडिका के सामने कमज़ोर है। उसने कस्बे को खाली कर दिया और अपनी सेना को एकजुट करने में जुट गया।
बौडिका की सेना ने लॉन्डिनियम पर धावा बोला। उसने हर उस चीज को नष्ट कर दिया जो रोमनों की थी। घर, दुकानें, गोदाम, रोमन शैली के स्नानघर, सब कुछ जलकर राख हो गया। कहते हैं उस वक्त लॉन्डिनियम की आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि उन्हें मीलों दूर से देखा जा सकता था। पुरातत्वविदों को आज भी लॉन्डिनियम में उस आग की राख की परतें मिलती हैं जो बौडिका के गुस्से की गवाही देती हैं। इसके बाद बौडिका ने वेरुलेमियम पर हमला किया जो आज का सेंट एल्बन्स है। ये कस्बा कैंटुबेलोनी जनजाति का था जो रोमनों का मित्र था। बौडिका की सेना ने इसे भी बर्बाद कर दिया। इन 3 हमलों में इतिहासकारों का अनुमान है कि करीब 70,000 से 80,000 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर रोमन और उनके समर्थक थे। बौडिका का विद्रोह अब सिर्फ एक जनजाति की लड़ाई नहीं था, ये पूरे ब्रिटेन की आज़ादी की जंग बन चुका था। रोमन गवर्नर सुटोनियस अब हरकत में आया। वो जानता था कि बौडिका को रोकना जरूरी है, वरना पूरा ब्रिटेन रोमनों के हाथ से निकल जाएगा। उसने अपनी सेना को एकजुट किया। सुटोनियस की सेना छोटी थी, शायद 10,000 सैनिक, लेकिन वो अच्छी तरह प्रशिक्षित थे। उनके पास लोहे के हथियार, मजबूत ढालें और भाले थे। सुटोनियस ने एक ऐसी जगह चुनी जहां उसकी सेना को फायदा हो। ये थी एक तंग घाटी जिसके पीछे जंगल था और दोनों तरफ पहाड़ियां थीं। इससे बौडिका की विशाल सेना को खुलकर हमला करने का मौका नहीं मिलेगा और रोमनों की अनुशासित सेना अपनी ताकत दिखा सकती थी। बौडिका ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने अपने रथ पर सवार होकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। कहते हैं उसने अपनी बेटियों को सामने खड़ा किया और कहा, देखो रोमनों ने हमारे साथ क्या किया। क्या हम उनके सामने झुक जाएंगे? नहीं, हम लड़ेंगे अपनी आज़ादी के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी देवी एंड्रास्टे के लिए। उसने अपनी सेना को बताया कि ये युद्ध सिर्फ उनकी जिंदगी का नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों की आज़ादी का सवाल है। उसकी बातें सुनकर सैनिकों में जोश भर गया। उनके नगाड़े बज रहे थे, उनके नारे गूंज रहे थे। ये युद्ध, जिसे बाटलिंग स्ट्रीट का युद्ध कहा जाता है, 61 ईस्वी में हुआ। बौडिका की सेना ने पूरे जोश के साथ हमला किया। उनके रथ आगे बढ़े, उनके भाले हवा में लहराए, लेकिन रोमनों की रणनीति उनके सामने भारी पड़ी। रोमन सैनिकों ने अपनी ढालों का कवच बनाया, जिसे टेस्टुडो फॉर्मेशन कहते हैं। इस फॉर्मेशन में सैनिक अपनी ढालों को ऊपर और चारों तरफ रखते थे ताकि दुश्मन के तीर और भाले उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। रोमनों ने पहले बौडिका की सेना के भाले और तीरों को सहा और फिर संगठित होकर जवाबी हमला किया। बौडिका की सेना, जो ज्यादातर अनियंत्रित और कम प्रशिक्षित थी, तितर बितर हो गई। उनके पास पीछे हटने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि उनकी अपनी गाड़ियां और परिवार पीछे खड़े थे। रोमनों ने कोई रहम नहीं दिखाया। कहते हैं इस युद्ध में बौडिका की सेना के करीब 80,000 लोग मारे गए, जबकि रोमनों के सिर्फ 400 सैनिक हताहत हुए। ये एक भयानक हार थी। बौडिका ने हार नहीं मानी। कुछ इतिहासकार जैसे टेसिटस कहते हैं कि उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी ताकि रोमनों के हाथ न लगें। कुछ कहते हैं वो युद्ध में घायल होकर मर गई। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि वो भागकर जंगलों में छिप गई और अपनी बेटियों के साथ गुमनामी में जी। जो भी हुआ, बौडिका की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसका साहस और उसका बलिदान इतिहास में अमर हो गया। बौडिका की हार के बाद रोमनों ने इकेनी और दूसरी जनजातियों पर और सख्ती की। उन्होंने कई गांवों को जला दिया और विद्रोहियों को कठोर सजा दी। लेकिन बौडिका का विद्रोह बेकार नहीं गया। उसकी वजह से रोमनों को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा। रोमन सम्राट नीरो ने सुटोनियस को हटाने का विचार किया, क्योंकि उसकी क्रूरता ने विद्रोह को और भड़काया था। रोमनों ने ब्रिटेन की जनजातियों के साथ थोड़ा नरम रवैया अपनाया ताकि फिर से ऐसा विद्रोह न हो। बौडिका का विद्रोह ब्रिटेन की जनजातियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने दिखाया कि एक औरत भी विशाल साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। 19वीं सदी में जब ब्रिटेन में राष्ट्रीयता की भावना जागी, बौडिका को एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में देखा जाने लगा। रानी विक्टोरिया के समय में उसे ब्रिटेन की माँ कहा गया। लंदन में वेस्टमिंस्टर ब्रिज के पास उसकी एक भव्य मूर्ति है, जिसमें वो अपने रथ पर सवार अपनी बेटियों के साथ रोमनों को ललकारती दिखती हैं।
बौडिका सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक माँ थी, एक नेता थी और सबसे बढ़कर एक ऐसी औरत थी जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया। उसका गुस्सा सिर्फ निजी नहीं था, वो अपनी जनजाति, अपनी संस्कृति और अपनी धरती के लिए था। उसने दिखाया कि औरतें न सिर्फ घर संभाल सकती हैं बल्कि युद्ध के मैदान में भी दुश्मनों को धूल चटा सकती हैं। उसकी लाल बालों वाली छवि, उसका रथ और उसकी निर्भीकता आज भी लोगों को प्रेरित करती है। बौडिका की कहानी हमें सिखाती है कि साहस और इच्छा शक्ति के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। वह हारी जरूर, लेकिन उसकी हार ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। उसकी कहानी किताबों, फिल्मों और कविताओं में जिंदा है। पुरातत्वविदों को आज भी कैमिलोडोनम और लोंडिनियम और बेरुलेमियम में उस विद्रोह के निशान मिलते हैं। जली हुई मिट्टी, टूटे हुए बर्तन और रोमन सिक्के जो बौडिका के गुस्से की गवाही देते हैं। आज बौडिका न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया में नारी शक्ति और स्वतंत्रता की प्रतीक है। उसकी कहानी उन सभी लोगों को प्रेरित करती है जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। फेमिनिस्ट आंदोलनों में बौडिका को एक ऐसी औरत के रूप में देखा जाता है जिसने पुरुष प्रधान समाज में अपनी ताकत दिखाई। उसकी मूर्ति लंदन में पर्यटकों को आकर्षित करती है और उसकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। बौडिका की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे रोमनों को दिखा दिया कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। वो अपने रथ पर सवार, लाल बालों को हवा में लहराते हुए अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रही। उसका नाम, उसका साहस और उसकी जंग हमेशा जिंदा रहेगी। बौडिका सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक आग थी जो रोमनों के अत्याचारों को जलाकर राख कर देना चाहती थी। और भले ही वो पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन उसकी चिंगारी आज भी जल रही है।